चुनाव में अधिकारी, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हर तरफ सियासी हलचल तेज है। हर तरफ चुनाव, हार जीत और नेताओं के वादों को लेकर बातें हो रही हैं। ऐसे में जनता ने भी अपना मन बना लिया है, किसको वोट देना है और किसको नहीं। इस सब के बीच में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नेता इस वक्त चुनाव में अपनी जीत की तैयारी भी पूरी कर चुके हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे उन अधिकारियों को लेकर जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ऐसे कई सारे पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने सियासत में अपनी किस्मत आजमाई है। इन्हीं पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, चुनाव में अधिकारी। चुनाव में उतरे अधिकारी, नेता बन पड़ेंगे भारी। कुर्सी बदलने का खेला, 24 में अधिकारियों का मेला। बीजेपी कांग्रेस का दाव, निर्दलीय ने दिखाया दाव। नौकरी से इस्तीफा, सियासत में चमकने का सपना। अन्नामलाई का भाषण छाया, जनता में तहलका मचाया। कांग्रेस के शशिकांत सेंथिल, इलेक्शन में उथल पुथल। बौतंडा का मैदान, परमपाल दिखा पाएंगे कमाल। पुरी में अरूप पटनायक, बीजेडी को कितनी मदद। सबसे पहले हम बात करेंगे के अन्नामलाई और परमपाल कौर को लेकर। तमिलनाडु में बीजेपी की कमान पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई के हाथों में है। वो तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। पार्टी ने उन्हें कोयम्बटूर लोकसभा सीट से चुनावी समर में उतारा है। 2019 में अन्नामलाई ने पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया था। इसके बाद 2020 में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। बात परमपाल सिंह की करें तो आईएएस अधिकारी परमपाल सिंह कौर ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। इसके बाद भाजपा ने परमपाल कौर को पंजाब की बठिंडा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। परमपाल कौर पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मलूका की बहू भी है। लोकसभा चुनाव को लेकर हर तरफ बहुत ही सियासी शोर है। इसी बीच कई सारी सीटें सामने आई है जो हॉट सीट बनी हुई है और जिनको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर सीट इन्हीं चर्चित सीटों में से एक है। इस सीट को लेकर बड़ा दांव लगा हुआ है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आईआईएम लखनऊ के पास आउट और पूर्व आईपीएस अफसर के अन्नामलाई इस बार चुनावी मैदान में उतर आए हैं। तमिल, हिंदू, ईसाई, यहां तक कि मुस्लिम वर्ग के युवाओं में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रखने वाले के अन्नामलाई के भाषण इंटरनेट पर वायरल है। जनता अन्नामलाई को काफी पसंद कर रही है। मित्रों, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ। The bigger forces, the ruling party like DMK, will try to play all their games to stop people from getting into politics. I particularly welcome, sir, any conscious human being, very conscientious human being in the public, actor like Vijay, very powerful actor. Unfortunate problem in states like Tamil Nadu, the big forces don't allow people to enter politics. गौरतलब है कि तमिल राजनीति में शुरू से ही व्यक्ति पूजा का माहौल रहा है। पूर्व सीएम, लेजेंड एमजीआर या जयललिता हो या एक्टर रजनीकांत या कमल हसन, लोगों ने इस कदर चाहा कि इनके मंदिर बना दिए गए और जो राजनीति में उतरा उसे वोट भी दिए। तो ऐसे में बीजेपी को लंबे समय बाद एक ऐसी तमिल शख्सियत मिली है जिसे लोग सुनने पहुंच रहे हैं। अन्नामलाई राष्ट्रीय उपलब्धियों के साथ साथ तमिल मुद्दों को भी पुरजोर तरीके से उठाए। इसीलिए द्रविड़ राजनीति कर रही द्रमुक अन्ना द्रमुक के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं और यही वजह है कि यहां द्रमुक प्रमुख स्टालिन ने खुद मोर्चा संभाल रखा है।
के अन्नामलाई ने पूरी कोस्टल बेल्ट में प्रभावी मछुआरा जाति के बीच कच्चातीवू द्वीप का मसला उठाकर दो निशाने साधे। इससे उन्होंने न सिर्फ द्रविड़ पार्टियों के मुद्दे में सेंध लगाई बल्कि तमिलों को भी प्रभावित करने की कोशिश की। वो लोगों को समझा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इस मामले को श्रीलंका सरकार के समक्ष रखा है। ये द्वीप हमें वापस क्यों मिलना चाहिए, तो वहीं ये द्वीप हमें वापस मिलना चाहिए। वहीं स्टालिन सवाल कर रहे हैं कि भाजपा पिछले 10 सालों से सरकार में है, उन्हें ऐसा करने से किसने रोका। अब चुनावों में ही ये बात क्यों उठाई जा रही है। इस संसदीय सीट पर क्षेत्रीय दलों की जड़ों को देखते हुए बड़ा सवाल यही है कि चर्चाओं के बाजार में भाजपा के लिए वोटों की दुकान सजेगी या नहीं। वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में उम्मीदवारों की जो सूची जारी की थी उसमें परमपाल कौर सिद्धू का भी नाम शामिल था। पंजाब के भटिंडा से परमपाल कौर सिद्धू को टिकट दिया गया। आपको बता दें, परमपाल कौर सिद्धू 2011 बैच की आईएएस अधिकारी। हाल ही में आईएएस पद से इस्तीफा देने वाली परमपाल कौर सिद्धू शिरोमणि अकाली दल के नेता सिकंदर सिंह मलूका की बहू है। परमपाल के साथ गुरमीत सिंह मलूका भी बीजेपी में शामिल हुए। गुरमीत सिंह मलूका भटिंडा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। बहुत खुशी हो रही है जी। टिकट ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਾਰਮਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ। मुद्दा जी विकास का मुद्दा रहूगा जेड़ा कि सारे देश का मुद्दा है। हम बात करेंगे शशिकांत सेंथिल और वेंकटराम रेड्डी को लेकर। कर्नाटक कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी शशिकांत सेंथिल चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने उन्हें तमिलनाडु की तिरुवल्लूर सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। शशिकांत सेंथिल ने 2019 में अपने पद से इस्तीफा दिया था। वहीं बात करें वेंकटराम रेड्डी की, तो तेलंगाना की मेडक सीट से पूर्व आईएएस अधिकारी वेंकटराम रेड्डी भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। अब देखना होगा इस कुर्सी की लड़ाई में किसका सिक्का भारी है और कौन हार का स्वाद चखेगा। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली और अपनी जीत की तैयारी पूरी कर ली है, पर यह तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि चुनाव में जीत किसकी होगी और किसकी हार। फिलहाल हम बात शशिकांत सेंथिल को लेकर कर रहे हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी शशिकांत को कांग्रेस ने तिरुवल्लूर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। कर्नाटक कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी एवं कांग्रेस के चुनाव वॉर रूम के प्रमुख शशिकांत सेंथिल तमिलनाडु के तिरुवल्लूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी रण में हैं। आपको शशिकांत को लेकर बता दें कि शशिकांत सेंथिल तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 2009 बैच के आईएएस हैं। यूपीएससी की परीक्षा में वो तमिलनाडु टॉपर और ऑल इंडिया में 9वीं रैंक पर थे। उन्हें कर्नाटक कैडर मिला था। आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और करीब 1 साल बाद नवंबर 2020 में कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 2021 में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सेंथिल सेंट्रल वॉर रूम के चेयरमैन बने। उनके काम से कांग्रेस हाईकमान काफी प्रभावित हुआ। इसी वजह से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में राहुल गांधी और सिविल सोसाइटी के बीच संपर्क की जिम्मेदारी सेंथिल को सौंपी गई। इस दौरान वो राहुल गांधी के बेहद करीब आ गए। पार्टी हाईकमान ने सेंथिल को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। वहां सेंट्रल वॉर रूम के चेयरमैन रहते हुए सेंथिल मुख्य रणनीतिकारों में शामिल थे। 40% कमीशन की सरकार का नारा सेंथिल ने ही दिया था। उनके साथ एक मजबूत टीम भी जुड़ी हुई है। नतीजा यह रहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली। इससे सेंथिल का कद पार्टी में और बढ़ गया। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी वेंकटराम रेड्डी भी खबरों में है। वेंकटराम रेड्डी मेडक लोकसभा सीट से चुनावी रण में। आपको बताएं, मेडक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें सिद्दीपेट, मेडक, नरसापुर, संगारेड्डी, पाटनचेरू, दुब्बाक और गजवेल विधानसभा क्षेत्र है। मेडक लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता करीब 8 लाख है। यहाँ 2024 के लोकसभा चुनावों में बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है, क्योंकि तेलंगाना का मेडक लोकसभा क्षेत्र देश की चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनावों में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वे लोकतंत्र में वोटों की ताकत दिखाने को तैयार हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मेडक लोकसभा सीट से बीआरएस से पी वेंकटराम रेड्डी, बीजेपी से माधव नेनी रघुनंदन राव और कांग्रेस से नीलम मेधु मैदान में है। पूर्व आईएएस अधिकारी वेंकटराम रेड्डी ने साल 1996 में ग्रुप 1 अधिकारी के तौर पर डिप्टी कलेक्टर के पद पर काम करना शुरू किया। साल 2007 में उन्हें आईएएस में प्रमोट किया गया। बीते सालों में वो जॉइंट कलेक्टर और कलेक्टर के पदों पर काम कर चुके हैं। रेड्डी सिद्दीपेट, संगारेड्डी और रजना सिरासिल्ली और रजरा सिरसुल्ला जिलों के डीएम रह चुके हैं। उनका परिवार राज्य में रियल एस्टेट के कारोबार में शामिल रहा।
फिलहाल तो पूर्व अधिकारी चुनावी मैदान में हैं। देखना होगा चुनाव में रेड्डी क्या कमाल करते हैं। इसी कड़ी में आगे की बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त और अरूप पटनायक को लेकर। मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी मैथिली शरण गुप्त ने वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने भोपाल और उत्तर प्रदेश की झांसी सीट से भी चुनाव लड़ने की बात कही है। ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से भी पूर्व आईपीएस अधिकारी मैदान में हैं। 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे अरूप पटनायक को बीजू जनता दल ने टिकट दिया है। पुरी सीट से ही भाजपा नेता संबित पात्रा भी चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनावी मैदान में। इधर प्रधानमंत्री के खिलाफ मध्य प्रदेश के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और पूर्व डीजी मैथिली शरण गुप्त ने उतरने का ऐलान किया। खास बात यह है कि पूर्व डीजी मैथिली शरण गुप्त ने उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट के अलावा 2 और लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की इस आवाज को सुनेंगे तो वो 2024 के चुनाव में 500 पार करेंगे। मैथिली शरण गुप्त स्वयं अपने 543 साथियों के साथ पार्लियामेंट में बैठकर जो बार बार हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं वो मैथिली शरण गुप्त खुद कर देंगे। ये मैथिली शरण की गारंटी है। मैथिली शरण गुप्त वाराणसी के अलावा भोपाल और झांसी से भी लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। गौरतलब है रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी मैथिली शरण गुप्त मध्य प्रदेश के डीजी पद से 2021 में रिटायर हुए हैं। रिटायर होने के बाद वो अपराध मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। मीडिया से बातचीत में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी मैथिली शरण गुप्त ने कहा, मैंने 6 माह पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर निवेदन किया था कि अपराध मुक्त भारत के अभियान को भारत सरकार समर्थन करे। इसके लिए मैंने जो मॉडल, टेक्नोलॉजी और 21 टास्क बताए उसे सरकार लागू करे और सरकार इसकी कमान कैबिनेट रैंक के साथ मुझे सौंपे। इससे देश पूरी तरह अपराध मुक्त हो जाएगा। गौरतलब है कि जनवरी 2022 में मैथिली शरण गुप्त उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने मुस्लिमों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। मध्य प्रदेश के आईपीएस एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप पर गुप्त ने देश की बर्बादी के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि इस मैसेज को लेकर उस समय के डीजीपी विवेक जौहरी ने गुप्त को ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक ओडिशा की पुरी सीट से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद बीजेडी में शामिल हुए पूर्व भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी का मुकाबला बीजेपी के संबित पात्रा से होगा। पूरी संसदीय क्षेत्र के डेलांग के मूल निवासी श्री पटनायक लगातार दूसरा लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अधिकारी पोस्ट से रिटायरमेंट के करीब 3 साल बाद अरूप पटनायक राजनीति में आए। उन्हें अप्रैल 2018 में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा बीजेपी में शामिल किया गया। उन्होंने 2019 के आम चुनावों में भुवनेश्वर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनावी शुरुआत की, लेकिन बीजेपी की अपराजिता सारंगी से हार गए। अपराजिता सारंगी भी 1994 बैच की आईएएस रही हैं। पुलिस अफसर से राजनेता बने अरूप पटनायक ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के भरोसेमंद हैं। जानकारी दे दे कि ओडिशा में लोकसभा चुनाव 4 चरण में होंगे। चुनाव की तैयारियां पूरी हैं और सभी नेता अपनी तरफ से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कुर्सी के इस खेल में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये जल्द ही पता चल जाएगा। हमें याद रखना है, जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं, संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। इसलिए अब ये लोग संवैधानिक व्यवस्था से हुए चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करने की धमकी देने लगे हैं। लेकिन इनके मंसूबे कामयाब न हो। संविधान दलित, पिछड़ा, आदिवासी की ताकत बना रहे, इसके लिए हमें एकजुट होकर साथ खड़े रहना है। राजनीति का खेल ही निराला है। कब किसका मन राजनीति से ऊब जाए और कब किसको राजनीति पसंद आ जाए, कोई नहीं जानता। इस खेल में कब किसका कोई दुश्मन बन जाए, कब कोई किसी का दोस्त बन जाए, ये भी कहना बहुत मुश्किल होता है। राजनीति जितनी गहरी है उतनी ही दिलचस्प भी है। इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि कुछ पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई है। कई अधिकारियों ने बीच में ही नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आने का फैसला किया और कई ऐसे भी अधिकारी हैं जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आने का मन बनाया। फिलहाल हर तरफ लोकसभा चुनाव का शोर दिख रहा है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।